हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? बिहार में जो आप लोग का लेखपाल यानी कि जो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन में आप लोग को करा रही थी। तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं इस पर। चैनल पे आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर सारी वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो उसी के आगे प्रोसेस में हम समझेंगे आज की वीडियो रहेगी उसमें हम समझेंगे कि जो पूंजीगत और आयगत व्यय होते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं या इनकम होती है, तो वो क्या रहती है, किस तरह से उसे ट्रीट किया जाता है, कैसे हम ये देखते हैं कि क्या पूंजीगत है क्या आयगत है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं और आगे जब आप एडिशनल एंट्रीज करेंगे तो वहां पर भी ये काफी हेल्पफुल होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले ये समझने के लिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। अगर हम ये समझ लें कि कैपिटल एग्जैक्टली क्या होती है या फिर जो आय होती है, रेवेन्यू होती है, वो एग्जैक्टली क्या होती है, तो हमारे लिए फाइंड आउट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि कौन सी एसेट्स या कहाँ पर जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो कैपिटल आएगा नेचर में और कौन सा रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। तो पूंजी की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं, तो आपको पता ही है किसी बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो कैपिटल क्या होती है, जो अर्थशास्त्री मानते हैं, इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि धन का वो भाग होता है जो अतिरिक्त धन के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जब हम एक्स्ट्रा और ज्यादा पूंजी निर्माण करना चाह रहे हैं और ज्यादा किसी चीज में इन्वेस्ट करके उससे हम और ज्यादा रिटर्न प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो वहां पर जो भाग हम पूंजी का लगाएंगे या जो हम मनी उसमें लगा रहे हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारा पूंजी कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। अगर हम बात करें अकाउंटेंसी के उससे, तो जो हमारी संपत्तियां होती हैं और जो दायित्व होते हैं, यानी कि संपत्तियों का दायित्व पर जो आधिक्य होता है वही हमारी कैपिटल हो जाती है, पूंजी हो जाती है। आय की अगर हम बात करते हैं तो किसी एक निश्चित टाइम लिमिट में एक निर्धारित अवधि, जो भी हमारी जो हम बिजनेस कर रहे होते हैं, जो भी हमारा कार्य होता है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर हम सेल कर रहे हैं तो उससे हमें भी कुछ हमको रिसीव होता है, उसे हम इनकम मान लेते हैं। तो ये हो जाती है हमारी इनकम। अब आते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होते हैं। इसको पहले भी मैं वीडियोस में आपको ब्रीफली समझा चुकी हूँ। ऐसे व्यय जो स्थायी संपत्तियों को खरीदने में, उसमें कोई भी वृद्धि करने में, यानी कि आप जब उसको परचेज करेंगे या फिर उसमें किसी भी तरह की इंक्रीमेंट हो रही है, बढ़ा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, या फिर उनकी कार्यक्षमता में उनकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए कुछ आप अल्ट्रेशन करवा रहे होते हैं, तो उस संबंध में जो कुछ भी आप एक्सपेंसेस करते हैं या R&D में भी जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो सब हो जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आगे क्वेश्चन में जो आपके आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं या उसमें वृद्धि कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाते हैं। अगर हम बात करें कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ये स्थायी स्वभाव होता है, इनके फिक्स्ड नेचर होता है, बार बार चेंजेस नहीं होती इन चीजों में। उपयोगिता दीर्घकालीन होती है, लॉन्ग टर्म यूटिलिटी देते हैं आपको। स्वरूप जो होता है दृष्टिगोचर, यानी कि विजिबल होते हैं, आप देख सकते हैं कि हाँ ये एक्सपेंसेस किए गए हैं। क्योंकि कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस तरह के होते हैं कि आप बढ़ाने के लिए व्यवसाय को या व्यवसाय में ज्यादा प्रॉफिट मिल सके या डेली का जो बिजनेस चल रहा है वो आसानी से हो सके, तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे करते हैं जो आप नहीं देख पाते हैं, आपको नॉर्मली सामने से नहीं दिख रहे होते, लेकिन इसमें कोई आपने एसेट को परचेज किया, कोई मशीनरी परचेज करी तो वो विजिबल है, आप देख सकते हैं, टेंगेबल एसेट होती है। रेगुलर नहीं होते, नियमित रूप से नहीं होते रहते, यानी कि जो एक बार आपने एसेट खरीदी या मशीनरी खरीदी तो लॉन्ग टाइम के लिए हो जाती है, 10 साल है, 15 साल है, 5 साल है, कितने भी टाइम के लिए भी वो आपका चलती रहती है। तो क्या होता है, बार बार जो है होते नहीं है, एक बार आपने एक्सपेंसेस करे तो लॉन्ग टाइम के लिए चलते रहते हैं। अनावर्तक स्वभाव के होते हैं, यानी कि रिपीटेशन नहीं होता है, बार बार करने वाले नहीं होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इससे क्वेश्चन भी बनता है कि व्ययों को चिट्ठे में संपत्ति की ओर, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं उसको जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसे एसेट साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि जैसे एसेट आपने कोई परचेज करी है तो अब आपकी क्या हो जाएगी, एक फिक्स एसेट की तरह बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट, इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गए आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि आपके डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और वो पूंजीगत व्यय ही माने जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होते हैं। जैसे कि परचेजेस ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर या मशीनरी को जो क्रय करने पर एक्सपेंस किए जाएंगे। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की जो लागत होगी, ट्रेडमार्क की लागत जो होगी कॉस्ट आती है, कॉपीराइट की जो कॉस्ट आएगी,
पेटेंट एंड पैटर्न की कॉस्ट जो होती है, मशीन की स्थापना के जो मैंने बताया था इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं वो भी, किसी आविष्कार पर यानी कोई इन्वेंशन किया गया है तो उस पर जो एक्सपेंसेस आते हैं, या फिर भवन मशीन फर्नीचर को बढ़ाने में जो उसमें इंक्रीज किया जा रहा है उसको उस पर जो एक्सपेंसेस आएंगे। मोटर कार या भार वाहन की लागत यानी कि जो कार्स वगैरह पर जो कॉस्ट आती है वो हो जाएगा। पट्टा संपत्ति की लागत यानी कि कोई लीज पर ली गई है एसेट तो उसकी भी जो कॉस्ट आ रही है। गुडविल की लागत है यानी कि जो कॉस्ट ऑफ गुडविल है। बिजली एवं पंखों की फिटिंग की लागत, खुदरा औजारों की लागत, ये सारे जो होते हैं क्या हो जाएंगे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे कहेगा कि किस तरह का है, कैपिटल है या फिर डिफर्ड है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अभी आगे हम समझेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी, तो यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं आयगत व्यय पर कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आयगत व्यय होते हैं, वो किस तरह के होंगे कि जो भी बिजनेस आपका है उसको रेगुलर ऑपरेट करने में, उसको संचालित करने में जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं कि सही ढंग से आपका बिजनेस चलता रहे, तो वहां पर उसके ऑपरेशन में जो कुछ भी आप एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं वो सब माने जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो सारे एक्सपेंसेस जो कि आप गुड्स होते हैं या जो व्यवसायिक माल आप परचेज कर रहे होते हैं उसके में किसी भी तरह का कोई चेंजेस करके या उसमें परिवर्तन करके जो आप मार्केट में उसको वापस से सेल कर रहे होते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो आएंगे वो हो जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो व्यापार चलाने में सामान्य रूप से व्यय की जाने वाली राशियां होती हैं, यानी कि बिजनेस को रन करने में जो आप जनरली एक्सपेंस करते हैं वो राशियां जो होंगी वो इसमें आ जाती हैं। दूसरा हो जाता है कि ये अल्पकालीन होते हैं, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होते हैं, वो आपकी लॉन्ग टर्म से थे, ये शॉर्ट टर्म क्योंकि बार बार रेगुलर आप इनको करते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। फिर आता है कि बार बार किया जाता है, वही जो मैंने भी बोला। फिर आ जाता है कि स्थायी संपत्तियों की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए, यानी कि सही ढंग से वो काम करती रहे, जो फिक्स एसेट्स हैं तो वहां पर उसके लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो भी इसी में शामिल किए जाएंगे। फिर आ जाता है कि लाभ उपार्जन शक्ति को बनाए रखना। यहाँ पर मतलब ये है कि बनाए रखना, वृद्धि नहीं की जा रही है, कोई उसको इंक्रीज नहीं किया जाता किसी तरह से। इतना ध्यान रखा जाता है कि जितना अभी हमारी क्षमता है, जितना एफिशिएंसी के साथ कार्य किया जा रहा है उतनी ही एफिशिएंसी बनी रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जिस तरह से जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर थे उसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाते थे, लेकिन जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं उसमें दिखाया जाता है डेबिट साइड में। तो ध्यान में रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आते हैं। कहीं पर आपको क्वेश्चन में नहीं भी समझ में अगर आ रहा है कि ये किस तरह का एक्सपेंस है, तो आप इस बात का भी ध्यान दे सकते हैं वो एक्सपेंस कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है या फिर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां पर दिखाया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जहाँ आपको कंफ्यूजन होती है कि किस में जाएगा, तो वहां पर आप इस तरह से भी आंसर को निकाल सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप आसानी से जान जाएंगे कि कौन सा एक्सपेंडिचर है। मजदूरी एवं वेतन यानी कि सैलरी या फिर वेजेस, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते हैं, जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, जो रेंट होगा यानी कि फिर कमीशन दिया गया है या फिर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है या फिर जो इंस्टॉलमेंट आपकी दी जाती है बीमा किस्त से, इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट, डाक उतार के व्यय या फिर निर्माण संबंधी किसी चीज के मैन्युफैक्चर से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हैं, या बिजनेस के लिए अगर रॉ मटेरियल को परचेज किया जा रहा है, या फिर स्थायी संपत्ति पर हिरास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिक्स एसेट से रिलेटेड डिप्रिसिएशन है तो आप ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेंगे, लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको ध्यान में रखिएगा, जो ऋणों पर ब्याज है और पूंजी पर ब्याज है दोनों को ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। अग्नि से तथा अन्य प्रकार के माल नष्ट हो जाने की हानि, अगर फायर लॉस हो गया है या किसी तरह का कोई गुड्स है जो फायर से लॉस हो गए उसको भी इसी में ही रखा जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। स्टोर्स है, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, या फिर जो कॉपीराइट होता है उसको नवीकरण कराने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा तो दोबारा से आपको उसे रिनोवेशन कराना होता है, तो दोबारा से आपको उसका नवीकरण करवाना होता है, तो उसमें भी रिन्यू कराना होता है, तो उसके भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएंगे। या फिर जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, बिक्री के संबंध में जो व्यय होते हैं वो सब भी। तो आपने एक चीज ध्यान दी होगी या नोटिस किया होगा कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जा रहा है या रेवेन्यू एक्सपेंसेस में ही वो आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हैं वहां पर ज्यादातर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वही दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है।
आइए एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो स्थगित आयगत व्यय है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो क्या होंगे। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कुछ इस तरह के भी पॉइंट्स पूछ लेता है जहां पर हमारा आंसर जो होता है वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। देख लेते हैं कि ये क्या रहेगा। कि कुछ ऐसे व्यय होते हैं या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बाई नेचर तो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होते हैं, लेकिन क्या रहेगा कि उनकी जो यूटिलिटी होती है, उनकी जो उपयोगिता होती है, वो कई वर्षों तक चलती रहती है। यानी कि उससे जो यूटिलिटी मिलती है, उपयोगिता मिलती है, वो कई वर्षों तक मिलती रहती है। इसलिए उसको स्थगित आयगत व्यय माना जाता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। किस तरह से इसकी काउंटिंग की जाती है, किस तरह से इसको दिखाया जाता है, जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो उसमें जो पहला वर्ष होता है यानी जो फर्स्ट ईयर रहता है, तो इसकी कुछ राशि जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाई जाती है, और बाकी की जो राशि होती है उसे बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसके एसेट साइड में दिखाते हैं, संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। और अगले वर्ष जो नेक्स्ट ईयर आएगा, फिर इसकी कुछ राशि जो होगी वो लाभानी खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। जितना हमारे पास बैलेंस आएगा फिर चला जाएगा आपका बैलेंस शीट में। इस तरह से हम इसे तब तक आगे लेकर जाते रहेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से आपके रिटर्न डाउन नहीं हो जाते हैं, यानी कि अपलिखित नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो एक्सपेंसेस हो जाते हैं आपके स्थगित आयगत व्यय। अब ये एक्सपेंसेस होते कौन से, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। जो अंशों के निर्गमन पर व्यय, यानी कि जो भी आपने इशू किए हैं शेयर्स, उसके इशू करने पर जो एक्सपेंसेस होते हैं, जिसे फ्लोटिंग एक्सपेंसेस भी बोला जाता है, वो आ जाएंगे। ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय, या फिर जो अभिभावकों को दिया जाने कमीशन, जो अंडरराइटर्स कमीशन होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट पे किए गए ऐसे एक्सपेंसेस जिनका प्रॉफिट जो है वो कई वर्षों तक मिलता रहेगा, या फिर जो ऋण पत्र होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, या फिर जो शेयर्स होते हैं, उनमें जब हम निर्गमन कर रहे होते हैं, उनको जो इशू कर रहे होते हैं, अगर कोई डिस्काउंट होता है तो वो ये हो जाएगा आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं कि अभी जो हमने पढ़ा है वो कितना हमें अच्छे से समझ में आया है। आप लोग भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोग के करेक्ट हुए हैं। आइए इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अचल संपत्ति की खरीद पर भुगतान की गई दलाली को डैश माना जाता है। ब्रोकरेज पेड ऑन द परचेजेस ऑफ दिस फिक्स्ड एसेट इज ट्रीटेड एज डैश। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव्ड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फिक्स एसेट होती हैं, जब उसको हमने परचेज किया है तो उसको परचेज करने पर अगर हमने किसी तरह की कोई ब्रोकरेज दी है, पेमेंट किया है ब्रोकरेज का, तो उसको क्या कहा जाएगा, या वो किस तरह का एक्सपेंसेस माना जाएगा। राजस्व व्यय माना जाएगा, आयगत व्यय माना जाएगा, आयगत प्राप्तियां होंगी, या फिर पूंजीगत व्यय होगा, या फिर पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। तो क्या हो जाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, यानी कि पूंजीगत व्यय होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि किसी भी जो अचल संपत्ति यानी जो फिक्स एसेट होती है, स्थायी संपत्ति होती है, उसको जो हम परचेज कर रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं वो सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यय का उदाहरण नहीं है, विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, परचेजेस ऑफ फर्नीचर, वेजेस, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल नहीं होगा। तो जो अमूर्त संपत्ति की लागत होती है, इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट होती है, वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। और जो फर्नीचर का क्या है, यानी कि परचेज ऑफ फर्नीचर, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। लेकिन जो वेजेस होती है, मजदूरी होती है, या फिर अगर सैलरी दे रखी होती तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, वो हो जाएगी वेजेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयगत व्यय किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट, टू बाय ए फिक्स्ड एसेट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो आयगत व्यय किया जाता है वो किससे रिलेटेड है या किस लिए किया जाता है, कि जो विकास या अनुसंधान के कार्य हैं उनके लिए, या फिर जो कोई संपत्ति है उसकी दक्षता को बनाए रखने के लिए, या फिर जो अचल संपत्ति है उसको क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए, या फिर में से कोई नहीं। आपको पता ही है जो R&D होगा वो भी जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जो आप फिक्स एसेट को बाई कर रहे होते हैं तो वो भी आपका किस में जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। तो यहाँ पर जब आप किसी एसेट की दक्षता को, उसकी एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं तो वो जाते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे व्यय जो आयगत प्रकृति के होते हैं
पर उनकी उपयोगिता कई वर्षों तक प्राप्त की जाती है कहलाते हैं। डैश refers to those expenses which will be incurred in the current accounting period, but the benefit of the expenses will be applicable over several accounting periods. Capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure, none of the above. क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तरह के एक्सपेंसेस हैं जो आपके नेचर में तो रेवेन्यू होते हैं, लेकिन उनकी जो उपयोगिता यूटिलिटी है वो कई वर्षों तक मिलती रहती है, कई सालों तक मिलती रहेगी। तो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए। मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया है अभी, तो इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करिए कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक खाते और लाभ हानि खाते में किसे दिखाया जाता है? विच इज शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। मैंने पहले आप लोग को बताया था कि बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। किधर दिखाते हैं? जो एसेट साइड होता है वहां पर, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाया जाता है, वो हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश और अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि डैश का एक उदाहरण है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में कह रहा है कि निवेश जो आपके इन्वेस्टमेंट होती है या फिर जो अचल संपत्तियां फिक्स्ड एसेट होती हैं उनको सेल किया गया है, तो उससे जो राशि मिली, अमाउंट मिला है, वो किस तरह का रहेगा, या वो कैपिटल का नेचर है या फिर रेवेन्यू नेचर का है। तो यहाँ पर अचल संपत्तियों की अगर हम बिक्री कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को हम जो सेल कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो जाता है। तो किस तरह का हो जाएगा? वो कैपिटल रिसीप्ट होगा, पूंजीगत प्राप्ति होगा। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ टूट-फूट के कारण अचल संपत्तियां हर साल अपने मूल्य का कुछ हिस्सा खो देती हैं। अचल संपत्तियों पर ऐसी कमी को डैश कहा जाता है। Fixed assets lost part of their value every year due to wear and tear with passage of time. Such reduction is called dash on fixed asset. Depreciation, deduction, wastage, none of these. क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम जो है होता जाता है, तो जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट होती हैं उनके वैल्यू में, उनके मूल्य में कुछ कमी आती जाती है। तो वो कमी क्या कहलाती है? तो आपको पता है वो कमी क्या होगी? वो डेप्रिसिएशन कहलाता है, ह्रास कहलाता है, या फिर मूल्य ह्रास भी इसे बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। किराएदारों से प्राप्त किराया डैश का एक उदाहरण है। रेंट रिसीट फ्रॉम टेनेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर किराया मिल रहा है किराएदारों से, तो किस तरह का आपका एक्सपेंसेस होते हैं या किस तरह की प्राप्ति होगी? तो जो रेंट रिसीव होगा वो हो जाती है आपकी रेवेन्यू रिसीव, यानी कि आयगत प्राप्ति होती है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यय किसे प्रभावित करता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी रिफ्लेक्टेड इन डैश। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो किसे इफेक्ट करते हैं या किस पर इफेक्ट डालेंगे, या ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि कहाँ पर इसे दिखाया जाता है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसे दिखाया जाता है। जो आप लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वहां पर हम जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं उनको दिखाते हैं, लेकिन जो कैपिटल नेचर के होते हैं उनको हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। क्योंकि जो हमारी एसेट्स होती हैं ज्यादातर उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारी बैलेंस शीट होती है, या फिर जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है उसको रिप्रेजेंट करती है हमारी बैलेंस शीट। तो उसको भी हम वहीं पर दिखाते हैं, क्योंकि ये किस तरह के नेचर के होते हैं? लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास इसका एक उदाहरण है। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रियल एक्सपेंडिचर। जो हमारी फिक्स्ड एसेट होती हैं उन पर जो डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, तो डिप्रिसिएशन जो होगा वो किस तरह का या किस नेचर का एक्सपेंस होता है, आपको ये बताना है। उसमें तो समझ में आ गया कि डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लॉस भी हो सकता है। क्या है ये और किस तरह का है? तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिएगा। आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर किया करिए, कुछ ही बच्चे करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। अब इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिप्रिसिएशन ह्रास। इससे भी कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें डिप्रिसिएशन।
सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिप्रिसिएशन होता क्या है, हेरास क्या होता है। अच्छा, आप लोग जनरली जानते ही होंगे डिप्रिसिएशन के बारे में। जब हम जो कोई भी संपत्ति या एसेट इस तरह की होती है कि जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाते हैं, उसकी वैल्यू में, उसके मूल्य में कमी आती जाती है, घटता जाता है उसका मूल्य, तो उसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। कभी कभी हम यूज करने की वजह से होता है, कभी कभी टाइम बीतने की वजह से होता है, बहुत से रीजंस होते हैं डिप्रिसिएशन के। आगे एमसीक्यूज जैसे जैसे सॉल्व करेंगे हम उसको समझते जाएंगे। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है कि मेनली उसके मूल्य में जो कमी होती है उसको प्रयोग करने से या समय बीतने से या अप्रचलन के कारण। कभी कभी ये भी होता है कि वो मॉडल जैसे कि स्कूटी है या कार्स है, वो मॉडल आना बंद हो गया है, तो क्या होगा, अप्रचलित हो गया है, अभी यूज में नहीं आता है, इस वजह से भी उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे कि आप लोग के पास जैसे कि कोई भी व्हीकल होगी, कार है, स्कूटी है, तो एक टाइम पीरियड रहता है उस तक ही उसकी वैल्यू रहती है। भले ही वो आपके पास सही कंडीशन में हो, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, वो जीरो हो जाती है। वो किस वजह से होता है, डिप्रिसिएशन लगने की वजह से होता है। तो धीरे धीरे जो किसी एसेट के, किसी संपत्ति के मूल्य में, उसकी वैल्यू में कमी होती चली जाती है, स्थायी रूप से कमी होती है, उसे हम ह्रास कहते हैं, यानी कि डिप्रिसिएशन कहते हैं। जो डिप्रिसिएशन होता है आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो हम अपने अकाउंट्स बना रहे होते हैं, अपनी जो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं उसमें, क्योंकि सही हमको मूल्य ज्ञात करने के लिए, जो सही फाइनेंशियल कंडीशन को ज्ञात करने के लिए, सही प्रॉफिट को ज्ञात करने के लिए जरूरी होता है कि हम डिप्रिसिएशन को चार्ज करें और अपने जो अकाउंट बनाते हैं उसमें दिखाएं। तो क्यों आवश्यक होता है या क्यों इम्पोर्टेंस होता है, उसमें पहला पॉइंट जो आता है वो हो जाएगा शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए, टू नो नेट प्रॉफिट। इससे ही हमको नेट प्रॉफिट पता चले, क्योंकि जो डिप्रिसिएशन दिखाया जाता है उसे हम कहाँ पर दिखाते हैं, डिप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं वहां पर हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम डिप्रिसिएशन को जांच करें। प्लस कि हम एसेट अकाउंट जो बनाएंगे वहां पर भी डिप्रिसिएशन दिखाएंगे, तो हमें एसेट की भी सही वैल्यू पता चलेगी, जो कि हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। फिर आता है आर्थिक स्थिति जानने के लिए, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। वही चीज जो मैंने अभी बताई कि जो एसेट है वो सही मूल्य पर आपके जो बैलेंस शीट है उसमें दिखाए, हम सही वैल्यू को दिखाए। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम डिप्रिसिएशन को चार्ज करें, कि जो एसेट अकाउंट होता है वहां पर हम डिप्रिसिएशन को दिखाते हैं। फिर आता है पूंजी को डूबने से बचाना, प्रिवेंट इरोजन ऑफ कैपिटल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो हम अगर डिप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं कर रहे, आयोजन नहीं कर रहे, कोई फंड नहीं बना रहे हैं जिसमें कि हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो इसमें ये रहता है कि जो हमारी एसेट है वो उतनी ही वैल्यू पर दिखाती रहेगी जो हमारी बैलेंस शीट होगी उसमें, लेकिन जबकि एक्चुअल में जो एसेट की वैल्यू है धीरे धीरे कम हो गई है। लेकिन हमारे जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारा बैलेंस शीट है, वो पूरा पूरा एसेट को दिखा रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी कैपिटल कम होती चली जाएगी, और कैपिटलाइज हो जाएगा, जो हमारा अपना ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन पढ़ा है, ओवर कैपिटलाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा व्यवसाय है या बिजनेस धीरे धीरे डूब जाएगा, क्योंकि कैपिटल नहीं बचेगी तो धीरे धीरे वो डूब जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्रोविजन करते रहें और उसको हम जो एसेट है उसमें से लेस भी कर दें। फिर आता है संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया है या कोई फंड बनाया था जिसमें हम जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको डालते जा रहे हैं, ट्रांसफर करते जा रहे हैं प्रॉफिट में से, तो जब हमारी एसेट को 10 साल है, 20 साल, जो भी उसकी लाइफ रहेगी, उसके समाप्त होने के बाद इतना हमारे पास अमाउंट होगा कि हम उसको रिप्लेस कर देंगे उसी अमाउंट से। डायरेक्ट बिजनेस में से आप अगर 20 लाख की एसेट है उसे निकालेंगे तो क्या होगा, बिजनेस का सारा जितना भी प्रॉफिट होगा इधर से उधर हो जाएगा, कुछ भी बिजनेस उस साल आपका दिखाएगा नहीं, लॉस में चला जाएगा। लेकिन हम धीरे धीरे अगर जोड़ते रहेंगे तो वहां पर हमारे लिए आसानी हो जाती है, उतना अमाउंट होगा कि हम आसानी से उस एसेट को रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि हमारा काम भी नहीं रुकेगा और हमारा लगातार बिजनेस चलता रहेगा। फिर आता है लाभांश का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो जो हम डिवाइजेबल प्रॉफिट निकालते हैं वहां पर हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। अगर हम चार्ज के बिना दे देंगे तो वहां पर सही जो हमारे खाते भी हैं, साथ में ये भी रहेगा कि हमारे जो प्रॉफिट है वो सही नहीं दिखाएगा, तो गलत भी है मेथड। सबसे पहले डिविडेंड हम पे करते हैं तो डिवाइजेबल प्रॉफिट निकालना पड़ता है, उसके लिए आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। नहीं तो क्या होगा, जो लाभांश होगा वो धीरे धीरे जो कैपिटल है, पूंजी है, उसमें से आप बांटने लगेंगे, और जबकि लाभांश को आप पूंजी में से वितरित नहीं कर सकते, पूंजी में से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। तो ये सारी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से या ये कह सकते हैं कि ये आवश्यकता है या आपके ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर इम्पोर्टेंस है, जिसके लिए हमें डिप्रिसिएशन को प्रोविजन या आयोजन करना चाहिए या करना पड़ता है। तो आपके क्लियर हो गया होगा कि जो डिप्रिसिएशन क्या होता है या क्यों उसको चार्ज किया जाता है, इसके रीजन क्या होते हैं,
आगे एमसीक्यूज मैंने जो आपको सॉल्व करा है वहां पर मैंने रीजन को भी डिटेल में समझाया है। धीरे धीरे समझेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। डिप्रिसिएशन के मेथड क्या होते हैं या इससे जो न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो इस पर वीडियो की अलग से आएगी। इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल बेस के बता दूंगी कि किस तरह से सॉल्व करने हैं, या अगर क्वेश्चन आता है कि डिप्रिसिएशन इस मेथड से सॉल्व करना है तो वहां पर हम उसे अच्छे से समझ सकें। इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें हम वहां पर इसके जो मेथड्स होते हैं उसको भी समझेंगे। तो आइए एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिप्रिसिएशन इज कॉज्ड बाय, ह्रास का कारण होता है प्राइस फ्लक्चुएशंस, मूल्य उच्चावचन, सेल, विक्रय, यूज ऑफ एसेट, संपत्ति का प्रयोग, नन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ह्रास होता है कि किस कारण से लगाया जाता है, क्यों जो डिप्रिसिएशन लगता है। तो उसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ह्रास होता क्या है, व्हाट इज डिप्रिसिएशन। तो जैसे जैसे कोई संपत्ति है, कोई एसेट हमारे पास है, उसके मूल्य में, उसकी वैल्यू में कमी होती चली जा रही है, उसे कहा जाता है डिप्रिसिएशन या फिर ह्रास। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल लें, आपके पास बाइक है या स्कूटी है, तो अगर आज आपने वो खरीदी है 1 लाख की प्राइस पर, तो धीरे धीरे क्या होती है, उसकी मार्केट वैल्यू कम होती जाएगी। तब 10 साल बाद अगर आप उसको जो है रीसेल करने जाएंगे तो वहां पर उसकी मार्केट वैल्यू काफी कम हो चुकी होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, उसमें टूट फूट होती जाती है, घिसावट आती जाती है, मॉडल पुराना हो जाता है, इस वजह से उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है। वो डिप्रिसिएशन की वजह से होता है, ह्रास लगने की वजह से होता है। यही हो जाती है कि किसी भी संपत्ति के, किसी भी एसेट के मूल्य में होने वाली धीरे धीरे जो कमी होती है वही क्या कहलाती है, हमारी डिप्रिसिएशन कहलाती है, ह्रास कहलाती है। अब क्वेश्चन ये कि क्या कारण होते हैं ह्रास के। तो जो आपका ऑप्शन दे रखे हैं इसमें एक ऑप्शन जो आपका संपत्ति का प्रयोग है, यूज ऑफ एसेट है, वो होता है डिप्रिसिएशन का कारण। इस वजह से भी डिप्रिसिएशन लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो तरह के हो जाते हैं इसके कारण, एक होते हैं इंटरनल और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल कॉजेज जो होते हैं कि किस तरह की संपत्ति है, किस तरह की एसेट है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो इसमें आपकी कौन कौन से हो जाते हैं, एक होता है प्रयोग से ह्रास यानी कि वेयर एंड टेयर। जब हम एसेट्स को यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है कोई, उसको जैसे जैसे हम यूज करेंगे धीरे धीरे क्या होती है, उसमें टूट फूट होती रहती है, वो धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। समाप्त होने से ह्रास, एब्जॉर्प्शन। कुछ पेड़ आप लगाइए तो क्या होता है, धीरे धीरे वो समाप्त होते जाते हैं, खत्म होते चले जाते हैं। खाली होने से ह्रास, डिप्लेशन। जैसे कि तेल का कुआं है, सबसे अच्छे इसके उदाहरण यही रहते हैं। ये जो तेल का कुआं है, जैसे जैसे आप उसमें से निकालते जाएंगे धीरे धीरे उसमें भी कमी होती चली जाती है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं पर ह्रास, डिटोरिएशन। इसमें रहता है कि कुछ इस तरह की अस्थायी संपत्तियां होती हैं, जैसे कि कुछ खाने वाली वस्तुएं होती हैं, अगर उसको फौरन यूज ना किया जाए, कुछ टाइम लिमिट तक यूज ना किया जाए तो वो भी खराब हो जाती है, वो भी एक टाइप है डिप्रिसिएशन का। एक्सटर्नल कॉजेज जो होते हैं, तो जैसे से एक हो जाएगा समय बीतने पर ह्रास, यानी कि जब समय बीतने पर ह्रास में क्या रहता है कि जो संपत्तियां होती हैं उनका अपना एक लाइफ होती है, उस लाइफ के टाइम जैसे 10 साल की है, 5 साल की है, तो उसकी भी एक एक्सपायरी डेट समझ लीजिए होती है। उसकी जो जीवन काल है, उसकी जो लाइफ टाइम, उसको समाप्त हो जाने के बाद उसकी वैल्यू भी है जीरो हो जाती है। जिन लोगों के पास, आपके पास व्हीकल्स होंगी, आप लोग को आइडिया होगा इसके बारे में। अपशिष्ट से ह्रास हो सकता है, ऑब्सोलेंस जिसे बोला जाता है कि जब नई मशीनरी के बनने जाने के बाद पुरानी मशीनरियां जो होती हैं, जैसी नई टेक्नोलॉजी आती है वैसी जो आपकी पहले अभी तक आप यूज कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट से ह्रास, परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू। अगर कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें और उसके बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट आ जाती है, मूल्य में कमी आ जाती है, तो वो भी क्या है, एक डिप्रिसिएशन का ही टाइप होता है। तो ये कारण हो जाते हैं दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिससे कि डिप्रिसिएशन होता है। मैंने सारे आपको जो है डिटेल में समझा दिए। एग्जाम में कोई भी आपको पूछेगा तो आप क्लियर रहेंगे कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर होगा, हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास को परिभाषित करें। डिफाइन डिप्रिसिएशन, an increase in the value of an asset over time. Resource diminishes over the long run because of utilization. Assets that can quickly be turned into cash, none. तो यहाँ पे एक तरह से आपसे ह्रास की, डिप्रिसिएशन की डेफिनेशन पूछी है कि क्या होती है। तो यहाँ पर जब हम लॉन्ग टाइम में तक किसी भी एसेट को यूज करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, इस वजह से आपका डिप्रिसिएशन लगता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि लंबे समय में उपयोग के कारण संसाधन समाप्त हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और वही कमी क्या कहलाती है, डिप्रिसिएशन कहलाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ
depreciation, show last year's profit, show records to income department to get a tax rebate to calculate net profit। तो यहाँ पर बेसिकली ये पूछा जाता है कि जो ह्रास हम लगाते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, तो उसका मेन रीजन क्या होता है, क्यों दिखाया जाता है डिप्रिसिएशन को, जो हम बुक्स बना रहे हैं, जो हम अपने अकाउंट्स रख रहे हैं उसमें। तो उसका मेन आपका जो रीजन होता है या जो मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव होता है वो ये रहता है कि सही प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को पता लगाने के लिए। अगर हम जो डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो हमारी जो एसेट है, जो जैसे कोई एसेट हमने 5 साल पहले ली थी, आज 5 साल बाद उसकी वैल्यू काफी घट चुकी है, वो एसेट बहुत कम रह गई है, लेकिन अगर उसी मूल्य पर हम अपने अकाउंट्स में, अपने बुक्स में दिखाते जाएंगे तो वहां पर ये रहेगा कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो सही हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमने एक्चुअल में जितनी एसेट दिखा रही होती है हमारे पास नहीं होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हम प्रॉफिट अपना सही नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए जरूरी होता है डिप्रिसिएशन को चार्ज करना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, इसलिए डिप्रिसिएशन लगाना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं इसके उद्देश्य या आवश्यकता कह सकते हैं। आर्थिक स्थिति जानने के लिए टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, ये पता चले कि कितनी एसेट्स हमारे पास हैं अभी करंट में। पूंजी को डूबने से बचाना, प्रिवेंट रीजन ऑफ कैपिटल, कि अगर हमने डिप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं किया है या डिप्रिसिएशन को चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम नहीं दिखा रहे हैं, तो वहां पर हम सही ढंग से ये नहीं बता पाएंगे कि एसेट्स कितनी है, तो जो कैपिटल दिखाएगी या जो बैलेंस शीट हमारी है वो सही हमें स्थिति को नहीं बता पाएगी। संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए भी रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, कि अगर हम चार्ज करेंगे तो एक हमारे पास उसका हम प्रोविजन भी रखेंगे, तो डिप्रिसिएशन फंड बनाए जाते हैं या इन्वेस्टमेंट फंड बना दिया जाता है डिप्रिसिएशन का, जिसमें कि जो अमाउंट होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जब भी संपत्ति जो एसेट होती है वो पूरी तरह समाप्त हो जाती है तो हमारे पास इतना फंड होता है कि उसी से हम नई संपत्ति को रिप्लेस कर देते हैं। तो वहाँ पर डायरेक्ट बिजनेस से हमें एक बार में पैसे नहीं निकालने पड़ते, जिसकी वजह से क्या रहता है कि एक तरह से कह सकते हैं सिंपल है कि बिजनेस का बजट नहीं बिगड़ता, ऑलरेडी हमारे पास उतना फंड होता है। लाभांश का बंटवारा करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, कि जो विभाज्य योग्य लाभ निकाला जाता है, डिवाइजेबल प्रॉफिट निकाला जाता है, जिसमें से कि डिविडेंड को दिया जाता है, उसके लिए भी डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है। तो ये सारे वो आवश्यकता कह लीजिए या महत्व है या उद्देश्य है जो इम्पोर्टेंट होते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। तो मैंने सबको आपको डिटेल में समझा दिया। यहाँ जो उद्देश्य है शुद्ध लाभ की गणना करना, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास का क्या कारण है? व्हाट कॉज डिप्रिसिएशन? लॉस ऑफ गुड्स, परचेज्ड ऑफ गुड्स, इंक्रीज लायबिलिटी, वेयर एंड टेयर। तो अभी मैंने आपको समझाए थे ये सारे कारण, तो उसमें वेयर एंड टेयर भी था कि जो टूट हो जाती है, जिससे भी संपत्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातों में ह्रास का प्रावधान करने के पीछे क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इन अकाउंट? टू शो द करंट वैल्यू ऑफ एसेट, टू शो करंट लायबिलिटीज, टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ एसेट्स अगेंस्ट प्रॉफिट, टू परचेज न्यू एसेट। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो खातों में हम डिप्रिसिएशन को प्रोविजन करते हैं, ओके, प्रोविजन भी किया जाता है जिससे कि जब आवश्यकता हो तो हमारे पास इतनी अमाउंट हो कि हम उससे रिप्लेस कर सके। तो उसके पीछे क्या कारण होता है? तो उसके पीछे एक कारण होता है कि जो प्रॉफिट है हमारा, उस प्रॉफिट में से हम डिप्रिसिएशन को निकाल करके उसका प्रोविजन कर सकें, जिससे कि जब आवश्यकता हो तो वहां पर हमारा बस इतना फंड हो और हमें कहीं और पर से उस अमाउंट को न निकालना पड़े, इसलिए चार्ज किया जाता है प्रॉफिट में से प्रोविजन, इसीलिए चार्ज किया जाता है प्रॉफिट में से जो हमारा डिप्रिसिएशन है वो। तो एक आंसर होगा हमारा टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ एसेट अगेंस्ट प्रॉफिट। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि के अनुसार मूल ह्रास स्थिर रहता है? द डिप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू विच मेथड? सिंगल चार्ज मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, डिक्लाइनिंग बैलेंस, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो हमेशा एक जैसा स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता। तो वो हो जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें एक आपका निर्धारित दर से लगाया जाता है, उस पर ही आपका हर वर्ष डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास किस संपत्ति पर लगाया जाता है? डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, बोथ फिक्स्ड एंड करंट एसेट, नन ऑफ द अबव। डिप्रिसिएशन होता है वो किस तरह के एसेट पे लगता है? ये फिक्स्ड एसेट पे लगता है, जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उन पर चार्ज किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि बात ये हो रही थी कि लंबी अवधि, क्योंकि एक कुछ दिन में या कुछ महीनों में तो छूट की बात नहीं हो रही ना, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, तो लंबी अवधि की बात होगी तो वहां हमारी फिक्स्ड एसेट ही आ जाएंगी। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट जनरली अज्यूम नॉट टू डिप्रिशिएट? मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है, तीनों ही एसेट क्या है आपकी? फिक्स्ड एसेट ही है, लेकिन कौन सी एसेट ऐसी है जिस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो लगता या नॉर्मली जिसे नहीं माना जाता है कि ह्रास हुआ है? मशीनरी पर भी होता है, बिल्डिंग पर भी होता है, लेकिन जो भूमि होती है, लैंड होती है, क्योंकि डिप्रिसिएशन में होता है कि धीरे धीरे वो कम होती जाती है, लेकिन अगर हम बात करें भूमि की, लैंड की, तो जितनी है नॉर्मली उतनी ही रहती है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। हाँ, उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, लेकिन वो भूमि उतनी ही रहती है, लैंड उतनी ही रहेगी, इसलिए माना जाता है कि वो अब उस पर ह्रास चार्ज नहीं किया जाता या फिर डिप्रिसिएबल नहीं होती है। तो एक आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत ह्रास किस पर मिलता है? अंडर इनकम टैक्स एक्ट डिप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन परचेज प्राइस, मार्केट प्राइस, रिटर्न ऑन वैल्यू, फेस वैल्यू। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंतर्गत जो डिप्रिसिएशन होता है वो किस वैल्यू पर, किस मूल्य पर या किस प्राइस पर लगाया जाता है? तो ये आपका जो रिटर्न ऑन वैल्यू है यानी कि जो अवलिखित मूल्य होता है उस मूल्य पर लगाया जाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोधित राशि को अगले कितने कर निर्धारण वर्षों तक समायोजन हेतु आगे ले जाया जा सकता है? For how many assessment years unabsorbed depreciation can be carried forward for set of 5 years, 7 years, 8 years, unspecified period? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अशोधित ह्रास है, जो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, उसको आप कितने वर्षों तक, कितने कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जा सकते हैं और वो आपका लीगल होता है, वैलिड होता है। तो यहाँ पर जो अशोधित ह्रास होता है, अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन होता है, उसको आप अनस्पेसिफाइड पीरियड तक के लिए ले जा सककर अपने जो प्रॉफिट होगा उससे रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, उससे प्रोविजन कर सकते हैं, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास है, डिप्रिसिएशन चार्जेस आर कैश एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो डिप्रिसिएशन होता है, ये जो चार्जेस इसके होते हैं ये किस तरह के होते हैं? नगद व्यय होते हैं या फिर वित्तीय व्यय हैं या फिर गैर नगद व्यय हैं या गैर परिचालन व्यय हैं? तो जब बात करते हैं हम कि ये डिप्रिसिएशन चार्जेस किस तरह के होते हैं, तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, गैर नगद व्यय होते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रासयोग संपत्तियों का उसके उपयोगी जीवन के बाद अनुमानित मूल्य कहा जाता है। द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट्स आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड एक्चुअल वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू, डिस्पोजल वैल्यू, करेंट वैल्यू। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी एसेट्स उन पर डिप्रिसिएशन लगाया जाता है तो उनके उस जीवन काल के बाद जो भी उसकी लाइफ है, उस लाइफ के बाद तो उनका मूल्य बचता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अवशिष्ट मूल्य कहा जाता है, डिस्पोजल वैल्यू कहा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल ह्रास मुख्य रूप से निम्न के कारण प्रदान किया जाता है। डिप्रिसिएशन इज प्राइमरीली प्रोवाइडेड ड्यू टू reduce tax burden, replacement of fixed asset in future, comply with legal requirements, all of the above। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिप्रिसिएशन है वो किस कारण से दिया जाता है? कर का बोझ कम करने के लिए, भविष्य में जो स्थायी संपत्तियां, अचल संपत्तियां उनके प्रतिस्थापन के लिए, कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए। तो यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन होता है जो मुख्य रूप से अगर हम कहें कि क्यों दिया जाता, तो वो हो जाता है मेन आपका फ्यूचर में जो आपकी फिक्स एसेट है उसके रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास फंड को एक उतना इकट्ठा हो कि जिससे आसानी से आप रिप्लेस कर सकें उस एसेट को। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an asset was purchased for rupees 25,000 and was depreciable under reducing balance method at the rate of 10% per annum. What is the value of the asset at the end of 3 years? क्वेश्चन का मतलब है कि एक संपत्ति है जो 25,000 रुपए में क्रय की गई थी, खरीदी गई थी और उस पर 10% प्रतिवर्ष की दर से जो आपका इस क्रमागत ह्रास पद्धति है उससे ह्रास चार्ज किया जाता है, ह्रास लगाया जाता है। 3 साल के बाद अब संपत्ति का मूल्य क्या होगा? यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि डिप्रिसिएशन कितना होगा, आपसे ये पूछा है 3 वर्ष के बाद संपत्ति का मूल्य क्या होगा, एसेट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। आइए देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। क्या वैल्यू है? 25,000 की वैल्यू है। इसको सॉल्व करने के लिए जो ओरिजिनल इसकी कॉस्ट है 25,000 की है, लिख लीजिए। फर्स्ट ईयर में आप डायरेक्ट 10% डिप्रिसिएशन लगाएंगे 2500 का, लेस करिएगा कितना बैलेंस बचा
आपका पास बैलेंस आएगा 22,500, 22,500 का। सेकेंड ईयर में फिर हम जो 10% चार्ज करेंगे, तो अब हम जो चार्ज करेंगे वो हम चार्ज करेंगे जो हमारा 22,500 आया है, 22,500 की अब जो हमारे पास एसेट बची है, रिमेन है, उस पर हम चार्ज करेंगे 10%। तो कितना निकल के आएगा हमारा 2,250 रुपए डिप्रिसिएशन आएगा सेकेंड ईयर का। अब उसे हम फिर लेस कर देंगे जो हमारी 32,500 की जो वैल्यू थी एसेट की उसमें से। तो बैलेंसिंग अमाउंट कितना आएगा 20,250, 20,250। अब थर्ड ईयर में क्योंकि आपसे 3 वर्ष के लिए कहा था, तो तीसरे साल फिर निकाला जाएगा 10%। तो अब जो निकलेगा किस पर निकलेगा वैल्यू पर 20,250 की, जो 20,250 की जो वैल्यू है अब उस पर हम 10% चार्ज करेंगे। कितना आएगा 2025, 2025। अब हम इसे लेस कर देंगे जो हमारी एसेट की वैल्यू थी उसमें से। तो अब कितना बैलेंसिंग अमाउंट हमारा थर्ड ईयर के बाद बचेगा डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद का, कितना आ जाएगा 18,225, यानी कि 18,225 रुपए। यही हो जाएगी हमारी 3 वर्ष के बाद जो संपत्ति का मूल्य है वो। तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। कंफ्यूज करने के लिए आपसे जो है तीनों ही अमाउंट दे रखे गए हैं। पहले वर्ष में जो आया वो उतना दे रखा है, सेकेंड ईयर का 20,250 भी दे रखा है। यहाँ पर निकाल के जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 18,225 रुपए। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है किसी भी मेथड का होगा तो ध्यान रखिएगा किस मेथड के अनुसार पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एग्जाम में ज्यादातर जो आपके डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है वही पूछता है क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन उसी में होती है। तो इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन आपका उसी से रिलेटेड ही आता है, इसीलिए उसी का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास की दर है। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन इंटेंगिबल एसेट्स इज 25%, 15%, 20%, 5%। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अमूर्त संपत्तियां हैं, जो इंटेंगिबल एसेट होती हैं, उन पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तो उसकी कितनी वैल्यू होती है, कितनी परसेंटेज होती है, उसे किस परसेंटेज पर उसको चार्ज किया जाता है, तो वो चार्ज किया जाता है 25% पे 25% का। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।